हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 दिसंबर 2021 और ये लास्ट मंथ चल रहा है इस साल का और दिन है वेडनेसडे और हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की एनालिसिस और जो भी हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं वो आर्टिकल देखेंगे और उन कुछ पॉइंट्स को भी नोट डाउन करेंगे जो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और साथ ही एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पॉइंट्स जो हमारे प्रीलिम्स में एज ऑप्शंस आ सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ आज के पेपर में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो पेज 1 से ये मैंने कल ही बात कर ली है इस आर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट पेज 1 से। गाइस पेज 7 से ओपीडी सेक्शन से हम लोग देखेंगे क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आजकल एकदम चर्चा में चल रही है। एलन मस्क काफ़ी चर्चा में है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो ये एक बिल भी लेके आने वाली है हमारी सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो गाइस नेक्स्ट इसी पेज पे हम देखेंगे एक डेटा दिया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू कि जो डेथ स्टोरी, सुसाइड स्टोरी, उनसे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। तो इसको भी हम देखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को भी देखेंगे यहाँ से। बात गाइस जैसा कि मैंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल लेके आने वाली है तो उसके बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा ये आर्टिकल देखेंगे हम। इस पेज 9 पर ही हम एक और आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जिसमें बोला गया है कि 6 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। तो उसके बाद वर्ल्ड पेज से पेज नंबर 11 से हम लोग देखेंगे रसिया और यूक्रेन के बारे में, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ये। इसके बाद इसी पेज पे, वर्ल्ड पेज पे हम देखेंगे चाइना, रसिया, ईरान टॉप यूके थ्रेट लिस्ट, ये युगांडा एयर स्ट्राइक के बारे में, यहाँ पे क्या चल रहा है इसके बारे में देखेंगे और साथ ही इसको मैप में भी देखेंगे, मैप में कहाँ पे है युगांडा। बिकॉज जब ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है ना पूरे साल, तो उसी को फॉलो अप करते आप चलो बस। बहुत ईजी होता है जब आप एक एक टॉपिक को फॉलो अप करते चलते हो, तो एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड गाइज फिर पेज नंबर 12 से हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे 5G के बारे में एक आर्टिकल छपा है तो इसको भी देखेंगे। तो आज हम इतने आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत शॉर्टकट में आपको पूरा डिटेल समझा देती हूँ। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है आगे भी। और एडिटोरियल मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगी, अभी नहीं लेके आ पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं है और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस भी कम है मेरा। तो गाइस अगर आप आते हो तो मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब स्टार्ट करो रोलिंग द क्रिप्टो जेनी। अब देखो इसमें ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। यहाँ पे जो मेन कंटेक्स्ट लिया गया है ऑथर के थ्रू वो एलन मस्क को लिया गया है। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हो। एलन मस्क की एक कार आती है टेस्ला। तो एलन मस्क ने क्या बोला है कि वो जो टेस्ला को अभी अगर कोई ख़रीदता है उसकी टेस्ला कार को, तो उसका पेमेंट भी ना वो बिटकॉइन में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और क्या इन्होंने मिस्टर एलन मस्क ने और क्या किया था, इन्होंने ना अनाउंस्ड किया था कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं $1.5 बिलियन बिटकॉइन में। ऑथर साहब का कहना क्या है कि जो बिटकॉइन है ना ये किसी एक बंदे, जैसे कि अब ये एलन मस्क हो गए, ठीक है, तो ये अपनी कंट्री में बैठे बैठे कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन यहाँ पे बोल रहा है कि बिटकॉइन करती, बिटकॉइन ना एलन मस्क के अकॉर्डिंग ही चल रही है, उसी के इशारों पे नाच रही है। ठीक है, नाच रही का मतलब क्या है कि जब एलन मस्क ये ट्वीट करते हैं कि मैं $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन क्या होगा, बिटकॉइन में उछाल आ जाएगा। और सेकंड वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं बिटकॉइन में जो भी आप मेरी कार खरीदोगे मैं उसका पेमेंट भी बिटकॉइन में एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऑथर साहब का कहना है कि ये बिटकॉइन तो भाई ऐसी एक करेंसी होगी जिसको कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में बैठ के कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक इसका मुद्दा है, यहाँ पे इस मुद्दे को ये लेके चल रहा है। तो इसी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं कि क्या हमें बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है, किन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इस आर्टिकल में और वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। तो ये इवोल्यूशन ऑफ मनी दिया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे इस चार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ है। स्टार्टिंग से तो हम मनी नहीं यूज़ कर रहे थे ना, जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे वैसे ही हर एक चीज़ में इवोल्यूशन हुआ है, तो ऐसे ही पैसे में भी इवोल्यूशन हुआ है। तो अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका एक डेटा व्यू देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले तो वाटर सिस्टम चलता था। वाटर सिस्टम सभी को पता होगा, जब कॉइन्स नहीं चलती थी, सिक्के नहीं चलते थे, तो क्या करते थे कि भाई मेरे पास 1 किलो टमाटर है
मतलब किलो क्या, उनको तो बस गिनती, मतलब जो भी है 1 2 4 ऐसे 3 टमाटर है ये ले लो, और दूसरे के पास मान लो गेहूं है इतना सारा 1 2 बोरी, ये दे दो ये ले लो। तो अब इसमें क्या भाई, अंदाज़ा तो पता चलता नहीं था कि मतलब एक सही ट्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बट जब तक कॉइन्स इन्वेंट नहीं हुई थी, लोग वाटर सिस्टम पे डिपेंड थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुषाण आए, कितने राजा हैं, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल सल्तनत आई, तो गोल्ड कॉइन्स इशू हुए जिन्हें दिनार वगैरह कहते थे। और हिंदू शासक भी आए जिन्होंने गोल्ड कॉइन, कुषाण्स वगैरह। तो हमने स्विच किया किस पे, गोल्ड कॉइन्स पे। भाई उस टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे, पर ये भी फेल। धीरे धीरे देखो हर एक चीज़ में कमी होती, जैसे मैंने वाटर सिस्टम में कमी बताई कि उसमें क्या कमी, कि आप एक ट्रेड बैलेंस नहीं कर पाते हो, कि जो जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने जो वाटर सिस्टम के थ्रू किसी से चीज़ एक्सचेंज की है उसका जो मूल्य है, मैं आपको मूल्य के थ्रू ही समझाऊंगी कि वो बराबर ही हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब जैसे गोल्ड था, तो गोल्ड के टाइम में क्या हुआ, गोल्ड के सिक्के ये चलते थे, तो जिन लोग के पास आते थे वो इन लोग को इसको पिघला पिघला के क्या करते थे, गोल्ड रख लेते थे, या फिर एक तरीके से गोल्ड चोरी हो रही थी। और काफ़ी उसके बाद क्या हुआ, बाद में तो ये हो गया कि सोने के सिक्के ही बंद कर दिए गए थे, पीतल तांबे के, क्योंकि इन सबको क्या कर लिया था, इनको पिघला के कुछ और बना दिया जाता था, जेवर वगैरह। तो ये भी एक तरीके से मतलब चला, काफ़ी टाइम तक चला। लेकिन जैसे आजकल ब्लैक मनी चलती है, ठीक है, फर्जी नोट्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे तो सीधे के सीधे ये मान लो एक कॉइन है, जैसे ये एक कॉइन मान लो गोल्ड का, और इसकी वैल्यू मान लो 1 रुपये है, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू आप समझ रहे हो कि जैसे मैंने 10 रुपये का नोट दिया तो वो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, बट ऐसा तो वो कागज़ का टुकड़ा है ना, उसको अगर कागज़ कागज़ देखो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे इसकी फेस वैल्यू तो एक वैल्यू है, बट इसकी खुद की वैल्यू तो उससे ज़्यादा है ना। इतना मोटा मान लो 1 किलोग्राम का ये सिक्का है, और इसके बदले हम क्या 1 रुपये की ही चीज़ ले पा रहे हैं। मार्केट में इसको लीगल टेंडर 1 रुपये किया गया है। तो क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, इसको पिघला लेते थे, क्योंकि उनको तो फ़ायदा इसको पिघलाने में है ना। उससे ज़्यादा वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू तो उसकी खुद की वैल्यू है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स गोल्ड कॉइन्स में था। उसके बाद हम लोगों ने जब ये गोल्ड कॉइन की प्रॉब्लम सामने आती गई, फिर मेटल में देखो जब प्रॉब्लम आती ना तभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर मेटल कॉइन्स आई, फिर मेटल कॉइन्स में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती गई। इतना ज़्यादा आप मेटल कहाँ से लेके आओगे, इतना ज़्यादा कॉइन्स है, मेटल्स है, इनको रखने में भी भाई वजन तो होता ही है ना। तो इतना ज़्यादा आप मेटल को कहीं ना कहीं से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इतना मेटल भी पॉसिबल नहीं था। फिर क्या हुआ, इवोल्यूट हुआ, पेपर मनी आ गई उसकी जगह पे। पेपर मनी से हम लोगों ने स्विच कर दिया प्लास्टिक कार्ड पे। अब आप भी देखते हो कि आप भी अपनी पॉकेट में क्या करते हो, बहुत कम कैश रखते हो। क्या रखते हो, ATM कार्ड ये सब रखते हो, और जहाँ पे भी पेमेंट करना होता आप पेटीएम या गूगल पे, इन सब से ज़्यादा, या ऑनलाइन बैंकिंग, इन सब को ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो एक तरीके से कैश ट्रांसफ़र बहुत कम हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ हम स्विच करें। तो अभी गाइस हम फ़िलहाल इस स्टेज में हैं, ठीक है। अभी इसी के साथ में ये क्रिप्टो करेंसी का भी केस आ गया है, क्रिप्टो करेंसी भी चल रही। क्रिप्टो करेंसी ना एक ही कैसे आई, किस तरीके से आई, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल आप समझो कि क्रिप्टो करेंसी भी साथ में आ गई, ठीक है। तो यार ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इसको तो भाई रेगुलेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो रेगुलेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, ब्लैक मनी या नकली नोट भी आ जाते हैं, बट इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये क्रिप्टो करेंसी अब आ गई है, अब इसको रेगुलेशन में इसकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब ये तो था यहाँ पे मनी का एवोल्यूशन। अब भी मैं चलती हूँ आर्टिकल पे। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज का नेचर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल समझ लो कि स्थिर नहीं है। जो क्रिप्टो करेंसी है, जब क्रिप्टो करेंसी का आप ट्रांसफ़र करते हो ना, तो ये चीज़ ना ट्रैक करनी बहुत मुश्किल होती है कि कौन इसका सेंडर है, कौन इसका रिसीवर है। ये तो आप मतलब इसमें प्रॉब्लम आती है, इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो अब जब आपने अगर किसी कंट्री ने, या मान लो इंडिया है या कोई भी कंट्री, वो क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर देती है, अपने लीगल टेंडर अनाउंस कर देती है, तो उसके बाद क्या होगा कि लोग इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू क्या करेंगे ना, जो भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप ना ट्रेडर और जो भी सेंडर और रिसीवर है ना, उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये अब इससे क्या, यहाँ पे देखो एक टर्म दिया गया है हवाला। इससे क्या होगा, बोला जा रहा है कि भाई हवाला की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। अब आपने हो सकता है हवाला का नाम सुना हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है। मैं यहाँ पे हवाला आपको बता देती हूँ हवाला क्या है। देखो हवाला क्या होता है, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है,
और एक पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, एक ये पर्सन है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे 2 पर्सन है। तो हवाला कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, इसको इंडिया में बम फुड़वाना है या कोई भी इलीगल एक्टिविटी करवानी है, ड्रग्स बेचने हैं, कुछ भी करना है, तो अब क्या करेगा, अगर मान लो इसने क्या किया, इंडिया को जो इंडिया में इसका एजेंट है, ठीक है, इंडिया में क्या करना चाहता है, ये मान लो बम फोड़ना चाहता है और बोल रहा है कि इंडिया में जो भी इसके काम करने वाले लोग हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपको जो हूँ 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप इंडिया में ना ये काम कर दो, टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दो, ठीक है। क्या होते हैं, इनएक्टिव ग्रुप्स रहते हैं ना हर एक कंट्री में, दूसरी कंट्री के, जो उस कंट्री में अशांति मचाने की कोशिश करते, तो कोई वो फ्री में तो करते नहीं काम, उनको भी पैसा चाहिए ना। तो पाकिस्तान में बंदा बैठा है, वो बोल रहा है कि तुम यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे जाके बम फोड़ दो, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। अब इसकी बैंक में ये पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो वो क्या पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि सेंडर रिसीवर ट्रैक हो जाएंगे। तो अब अभी की जो मनी उसमें तो ये ट्रैक हो जाएंगे, बट जब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बंदा इसको पैसे भेजेगा 10 करोड़, ठीक है, तो ये ट्रैक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको समझा रही थी हवाला क्या होता है। देखो हवाला क्या होता है, हवाला कैसे बढ़ जाएगा। अभी देखो हवाला में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये बंदा है, ये इंडिया में बैठा है, और एक ये बंदा है, ये पाकिस्तान में बैठा है, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले ने इंडिया में इसका कोई आदमी है, ठीक, इसको बम फोड़ने के लिए समझ होता है, बम फोड़ने के लिए गया, इसको 10 करोड़ रुपए देने हैं। अब यार ये कैसे भेजेगा तो है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इस बंदे का ना यहाँ पे कोई एजेंट होगा, इस पर्सन का, ये जो जिस बंदे को इसने यहाँ पे काम करने के लिए बोला है ना, तो ये क्या कहेगा कि आप इधर पैसा ना भेजो, इसका कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप ना उस कंट्री में जाके क्या करेगा, चला जाएगा उसके पास और उसको पैसे दे देगा, और यहाँ से इसको बाई मैसेज कुछ भी कह देगा कि हाँ भाई मुझे मिल गया, और ये इंडिया में काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रूट होते हैं जिनके थ्रू ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना पैसा कर लेंगे। तो ये वो होता है हवाला सिस्टम, मतलब कि हवाला एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है। तो जब अब ये हवाला, अभी हवाला इतना चल रहा है, तो जब क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तब हवाला कितना चलेगा, ये सोचो। तो ये हवाला को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है बैंकिंग सिस्टम से भी आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पे आप टैक्स भी, जो सच्चे ईमानदार लोग होंगे वो तो जमा ही करेंगे, बट यहाँ पे टैक्स की स्कैपिंग हो सकती है, जिससे क्या होगा, सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसके लिए मनी सप्लाई होने लगेगी। भी हैकर्स होते हैं, आपको पता है कि क्या करते हैं हैकर्स, आपका जैसे यूट्यूब अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, या आपका कंप्यूटर हो गया, आपका बैंकिंग अकाउंट हो गया, उसको हैक कर लिया, और हैक कर लिया तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। और जब आपको एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस करोगे तो उस पर मैसेज आएगा कि रैंसमवेयर, मतलब कि फिरौती मांगेगा कि मुझे इतना पैसे दो, इतना पैसे दो। तो वो भी किस में मांगेगा, बिटकॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन, बिट करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी चलेगी। तो ये हैकर्स को भी बढ़ावा देगा, हैकर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ना चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है। चाइना ने क्या किया है ना, चाइना ने बोला ये क्रिप्टो करेंसी बंद करो, मतलब उसने अपने यहाँ पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। अभी आपको ना क्रिप्टो करेंसी पढ़नी पड़ेगी, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसको किस बंदे ने लेके आया था, और ये कैसे जनरेट होती है, ठीक है, वो कैसे वर्क करती है, ठीक। तो अब इसने क्या किया, चाइना ने ना इसको भाई पूरी तरीके से बैन कर दिया, और इसने क्या करा, इसने अपने यहाँ ही ना एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रेनमीबी रेगुलेट कर दिए, लीगल टेंडर, और इसको क्या कर रहा है, सेंट्रल रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी हट गया और रेनबीबी, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हो अपनी कंट्री में, ठीक है। और क्या है, एक कंट्री है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर आप सब लोग जानते होगे कहाँ पे नहीं है, तो मैं अभी आपको मैप में दिखाती हूँ एल सल्वाडोर कहाँ। देखो गाइस, पहले तो आप ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, मैं इसमें पूरी स्क्रीन में नहीं दिखा सकती हूँ। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो एक ये पट्टी सी दिख रही है ना जो आपको लिंक अप कर रही है, तो यहीं पे ही एल सल्वाडोर है। अब मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, एल सल्वाडोर देख रहे हो आप, ये ग्वाटेमाला है, ये रहा एल सल्वाडोर। तो अभी आप यहाँ से एल सल्वाडोर को देख रहे हो, ठीक। इधर क्या है, इधर इस कौन सा सी है, कल ही मैंने बताया था अपनी वीडियो में, आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो इसकी नेबर कंट्री क्या हो गई, ग्वाटेमाला हो गई, होंडुरास हो गई, ठीक है, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है। एंड गाइस ये जो एल सल्वाडोर है ना, ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ऊपर तो नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, बीच की पट्टी ये सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है इसको। क्या बात कर रहे थे कि जो एल सल्वाडोर है ना, इसने तो भाई बिटकॉइन को ना लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया था 1 साल पहले ही,
ठीक है। एल सल्वाडोर ने क्या किया था, बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर समझते हो। लीगल टेंडर मतलब जिसको सरकार सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आप मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने 100 रुपये की कहीं चाय पी, तो आपने 100 रुपये का नोट दिया और चाय वाला उस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि सरकार के द्वारा वो चलाया जा रहा है। और वही नोट अगर सरकार बैन कर दे और आपके पास है और आप चाय वाले को दोगे तो चाय वाला नहीं लेगा, क्योंकि उसको लीगल टेंडर नहीं माना गया है कंट्री में। एल सल्वाडोर ने क्या कर दिया, बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया। तो यहाँ पे तो बिटकॉइन के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं। अब एल सल्वाडोर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एल सल्वाडोर की आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे या इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसकी इकोनॉमी ना बहुत डाउन जा रही है, ठीक है। इसकी हालात वैसे भी सही नहीं है। तो पता होगा जब कुछ चीज़ें सही नहीं होती उसको कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना होता है। तो अब ये देख रहा है कि भाई बिटकॉइन में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। बट इसको जो है ना मतलब ऐसा वार्न किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जानते होंगे, इसने भी एल सल्वाडोर को वार्न किया है कि भाई आप ये सब चीज़ें मत करो। क्या कर रहा है ये ना, बिटकॉइन सिटी बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या बोला है, ये प्लानिंग कर रहा है कि दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएगा। अब यार देखो, बिटकॉइन अभी तो सारे देशों ने लागू नहीं किया। एक तो इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी तो सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी, टेररिस्ट की, हवाला की, टैक्स चोरी की। अब ये यहाँ पे अपना बिटकॉइन सिटी बना, अब ये तो बनाएगा ही ना, क्योंकि इसको इकोनॉमी इतनी डाउन है। तो इसके बाद क्या किया गया है कि IMF ने वार्न किया, भाई ये सारी हरकतें मत करो तुम। हाँ, एक तरीके से अपनी कंट्री में तुमको बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया, तो वो एक तरीके से इसको तुमने लीगल टेंडर कर दिया है, बट इस पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखो और थोड़ा मॉनिटरिंग करो, ठीक है। ये IMF की तरफ से बोला गया। बट अभी तो एल सल्वाडोर अपनी मर्जी से चल रहा है, बिटकॉइन सिटी बनाने की बात कर रहा है, देखो कब बनती है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे UK है, US है, तो ये आप सब जानते हो ये इकोनॉमिकली काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने क्या किया है कि हाँ ठीक है भाई, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, सब कुछ करो, बट हमें ना टैक्स दे देना। तो इन्होंने तो टैक्स क्यों किया, ये लोग तो इनको तो पैसा चाहिए, ठीक है। बाकी टैक्स ले रहे हैं और बाकी इनके यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, ठीक है। तो UK US में इस तरह की बात कर दी गई कि बिटकॉइन को इन्होंने एक तरीके से बीच में है, ना तो इन्होंने बैन किया है ना तो इसको सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है जो लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट कर लो, बट हमें टैक्स दे देना। अब इंडिया में क्या बोला गया, इंडिया में ना RBI ने क्या कहा था कि भाई हम तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हैं। RBI ने ना क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर दिया था, बट उसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट के पास लोग चले जाते हैं कि भाई ये देखो ऐसा नहीं है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता है। क्यों? अब फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई RBI आपने गलत किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसको बैन नहीं कर सकते हो। अब क्यों नहीं बैन कर सकते हो भाई, अब इसका भी रीज़न देख लो। ऐसे क्यों नहीं बैन कर सकता है क्रिप्टो करेंसी को RBI पूरी तरीके से, हमारी कंट्री? क्योंकि जब अब लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट का तो जिम्मेदारी बनती है ना कि लोगों की फ्रीडम की रक्षा करें। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम आ जाता है। तो सभी सिटीजन्स को किस चीज़ का राइट है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इसमें बोला गया है 19 में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं कि फ्रीडम स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन यानी कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, ये आप सब बना सकते हो, और किसी भी कंट्री के टेरिटरी के पार्ट में आप सेटल हो सकते हो। और क्या बोला गया है, देखो बोला गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन को कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे आप रोक नहीं सकते उसको। ये हमें फ्रीडम ऑफ राइट्स यानी हमें फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। तो इस वजह से क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, बैन जो RBI ने बैन किया तो उसको बोला कि नहीं आप इसको बैन नहीं कर सकते हो, आप कोई दूसरा रास्ता लेके आओ। तो उन्होंने बैन जो इम्पोज किया गया था उसको हटा दिया है। तो गाइस ऐसा ये सब हुआ हमारी कंट्री में, ठीक। अब उसके बाद क्या, जब ऐसी बात कही गई है तो अभी ना हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने की बात की जा रही पार्लियामेंट सेशन में। तो अभी इसके बारे में मैं आर्टिकल भी आपको बताऊंगी। बोला गया है कि ये बिल क्या करेगा, ये प्रोहिबिट कर देगा जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इंडिया में, और अलाउ करेगा सर्टन एक्सेप्शंस, मतलब कुछ ही उसको सर्टन एक्सेप्शन के थ्रू ही अलाउ करेगा। और क्या प्रमोट करने की बात की जा रही है, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूसेज, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी टेक्नोलॉजी आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसको कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ये यहाँ पे करने की बात की जा रही है। जैसे कि चाइना ने एक डिजिटल करेंसी बना ली, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि इट ऑल्सो, इस बिल में कि इट ऑल्सो एम्स क्या करने की बात की जा रही है, द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो कि RBI इशू करेगी, यानी डिजिटल करेंसी बनाने की बात की जा रही है। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है।
बट आप सबको तो पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो तो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या है, जिसने क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी उसको पता होगा, मैं अलग से टॉपिक ले लूँगी उसको। अभी फिलहाल समझो जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो उसमें तो आप ट्रैक कर ही नहीं सकते हो। बट अब जो डिजिटल करेंसी आरबीआई निकालेगा उसमें तो ट्रैक व्रैक सब कर सकते हो, बस एक तरीके से क्या वो डिजिटल करेंसी हो जाएगी। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा जो लोगों को इंटरेस्ट है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में, उन लोगों के लिए। और अभी क्या हो रहा था इंडिया में, ऐसा मतलब स्पेकुलेशन किए जा रही थी कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है, जो भी इनकम हो रही क्रिप्टो के थ्रू या उस पर टैक्स किया जा सकता है। तो ऐसा भी मतलब इस तरीके के विचार किए जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के थ्रू। और भी सोचा जा रहा है कि क्या जो इसका मतलब इस पर ब्लैंकेट बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये सब चीज़ें अभी मतलब ये सब चर्चा में है। तो अभी इस तरह से कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा या इस पर बैन लगाया जाएगा। तो फाइनली अभी बिल लेके आने वाले हैं, ठीक है, क्रिप्टो को लेके। अभी इतना ही है अपने इंडिया के बारे में इससे रिलेटेड। और यहाँ पे ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑथर ये कह रहा है कि ठीक, आप कोई भी मतलब जैसे करेंसी लेके आते हो तो ऐसा डिजिटल करेंसी आएगी या क्रिप्टो करेंसी भी अलाउ करते हो, बट उसको तो आप सेंट्रलाइज कर ही नहीं सकते, वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। बट हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप करेंसी बना सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से मार्केट को रेगुलेट कर सकते हो। और उससे क्या होगा, इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी होंगी वो कंट्रोल में रहेंगी, कुछ पॉइंट तक तो कंट्रोल में रहेगी। हवाला जैसी चीज़ों से बच सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं बट हाँ काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ड्रग, टेरर फंडिंग, ये सब चीज़ें क्या होगी क्रिप्टो के थ्रू ही। अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगी तो ये सब चीज़ें बढ़ेगी। यहाँ पे अभी जो मोदी साहब है उन्होंने भी बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। वो क्या करेंगे कि जो हमारे यूथ है ना उसको बर्बाद कर सकती है। मोदी जी ने एक तरीके से सब लोगों से ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया है कि जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है वो एक साथ आ जाएं और इंश्योर करें कि द थिंग्स लाइक दिस डू नॉट हैपन्स, जैसे कि एल सल्वाडोर ने कर दिया, ठीक है, और जैसे एलन मस्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ों के लिए मोदी साहब ने सारी कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को क्या करके एक तरीके से अर्ज किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि सब लोग साथ में आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि जब तक देखो भाई, जब तक सारे नेशन एक साथ नहीं आएंगे और एक साथ वर्क नहीं करेंगे तब तक ये कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए सब कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, इम्पोज कर सकती हैं अपने रेगुलेशन, अपने अकॉर्डिंग इसको रेगुलेट कर सकती हैं। और फिलहाल तो अभी जो मिस्टर एलन मस्क है उनके ट्वीट ही क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रहे हैं। गाइस, ये जो ऑथर साहब हैं इन्होंने यहाँ पे जितना भी क्रिप्टो के बारे में बताया वो मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दी और उससे ज़्यादा ही बता दिया है। और कैसे एलन मस्क और एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज़ क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रही हूँ, किस तरीके से खतरा हो सकता है और मोदी जी ने क्या मतलब इस चीज़ के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो वो सब चीज़ें बता दी। सब चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा। गाइस, जैसे कि मैं बोल रही थी कि गवर्नमेंट बिल लाने की सोच रही, तो वो लेके आ रही है। तो ये यहाँ पे मतलब ऐसा क्यों बिल, इतनी जल्दी बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हुआ क्या भी है ना, ऐसे 8-10 फ्रॉड भी हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, ठीक है, उस पर जांच पड़ताल भी चल रही है। और तो यहाँ पे सीतारमण और आरबीआई एंड सेबी ने भी यही बोला है कि भाई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अभी अनरेगुलेटेड है और जिसकी वजह से क्या कर रही गवर्नमेंट, ये जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही, उन पे डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगी, उनका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जिससे क्या होगी, जो भी पब्लिक एट लार्ज है वो क्या हाई रिस्क में आ सकती है या उससे भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, एक अपना बिल लेके आ रहे हैं। डायरेक्टरेट आपको सभी को पता होगा, ठीक है, तो ये अभी जांच भी कर रही है 8 केसेस की जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, जिसमें कि काफ़ी बड़े अमाउंट में फ्रॉड हुआ है। कहीं पे भी फ्रॉड होता है तो उसमें जो पैसा जाता है वो एक आम जनता का ही पैसा जाता है, चाहे वो बैंक में फ्रॉड हो या कहीं पे भी फ्रॉड हो, ठीक है। तो अब ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि किसको लॉस पहुँचाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट है लार्जर लेवल को खतरा है। तो इस वजह से क्या एक क्रिप्टो करेंसी का बिल लेके आया जाएगा और अभी ये बिल लेके आया, देखो अब ये कब तक पास होता है। तो ये इस आर्टिकल में बस इतना ही था। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पा रहे हो डेटा पॉइंट के बारे में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2020 में ना सुसाइड में एक काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। और ये किस किस सेक्टर में देखने को मिला है, किस सेक्टर में नहीं देखने को मिला, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो वो हर साल ना डेटा लेके आती है कि हमारी कंट्री में जितने भी क्राइम से रिलेटेड, सुसाइड्स, अदर चीज़ होती है। अभी आपको बताऊंगी कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है हर साल। एक रिपोर्ट दी है सुसाइड के ऊपर, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट। डेटा क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे कंट्री में जो 2020 गया है ना,
इसमें 2020 में जो डेथ हुई है ना, मतलब जिन्होंने अपनी जान खुद से ले ली, आत्महत्या कर ली है, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा रहे हैं। कितना रेशियो रहा है इनका? 21%। आप देख सकते हो रिटायर्ड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन का रेशियो लगभग बराबर है। अब आप सोचोगे रिटायर्ड पर्सन को क्या दिक्कत है, वो तो जॉब करके रिटायर्ड होकर बैठे, बट फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फैमिली, एक तो लॉकडाउन चल रहा था, सबके सब घर में फंसे हुए थे एक साथ, तो लड़ाई झगड़े, लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ, कुछ मेंटल इलनेस हो जाती है, ठीक है, तो मूड ऑफ हो जाता है, तो लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी फ़ोन में चिपके रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें बुजुर्गों के साथ भी आती है। तो देख रहे हो यहाँ पे कि कितने बुजुर्गों ने भी डेथ की है, यही मतलब एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद गाइस आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो देखो अनएम्प्लॉयड पर्सन का तो रीज़न समझ में आता है कि वो क्यों डेथ कर रहा है ना, तो इसका भी लगभग रिटायर्ड पर्सन के बराबर ही है। तो इनको भाई जॉब नहीं मिल रही है और कहाँ से खर्चा पानी करेगा, तो ये इनका तो रीज़न ही हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स ही हैं। अब स्टूडेंट्स ने भाई क्यों सुसाइड किया पता नहीं चल रहा है, रीज़न क्या हो सकता है इसका, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है, जबकि 2020 में तो स्कूल भी नहीं खुले हुए थे, कॉलेज भी, स्कूल भी नहीं जाना, तो होमवर्क भी नहीं दिखाना था, मारपीट और मुर्गा बनने से भी बच गए लोग। तो अब ये स्टिल स्टूडेंट्स सबसे ऊपर हैं सुसाइड करने पे। इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो लोग घर में थे, मम्मी पापा का प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, आई डोंट नो, जो भी मेंटल इलनेस हो सकती है। तो आप ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा रेशियो क्यों है। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो जिन लोग की जॉब लगी हुई है ना, यहाँ पे आप एक देखो, थोड़ा सा एक चीज़ देखो, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो सैलरी पा रहे हैं, मतलब जिनको जॉब मिल गई है, सैलरी मिल रही है ना, उस स्टूडेंट के बाद उनका नंबर आता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है। क्योंकि वो बंदे भी काफ़ी हद तक घर पे रह के जॉब कर रहे थे, और घर पे रहना इतना आसान नहीं होता सब लोगों के साथ टॉलरेट करना, जो लोग बाहर रह रहे हो और सडनली लॉकडाउन लग जाए और फिर घर पे आके वर्क फ्रॉम होम करने लगे, और भी अदर रीज़न हो सकते हैं इनके सुसाइड करने के। बट इससे अच्छे तो ये अनएम्प्लॉयड पर्सन है, इनका रेशियो कम है, एटलीस्ट इन लोगों ने इनके कंपैरिजन में कम डेथ की है, मतलब कम सुसाइड की है। उसके बाद आ जाते हैं डेली वेज अर्नर्स, तो इनका भी लॉजिक समझ में आता है भाई कि जब लॉकडाउन लग गया, सब इतना ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई, तो ये तो डेली के कमाने वाले हैं, तो ये भाई कहाँ से कमाएंगे। तो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। बट उससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, कुछ और ऑप्शंस तलाशने चाहिए बजाय सुसाइड करने के। तो उसके बाद डेली वेज अर्नर्स आते हैं। तो गाइस यहाँ से ना आपको ये क्रम याद रखना है कि किसका डेथ रेशियो ज़्यादा है और किसका कम है, बिकॉज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जो भी 2020 की रिपोर्ट थी उसमें हाईएस्ट रेशियो किसका था सुसाइड करने में, तो ये स्टूडेंट्स का था। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। एंड गाइस ये जो NCRB है ना, ये 3 रिपोर्ट लेके आती है हर साल। एक तो लेके आती है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रेट इन इंडिया, एक लेके आती है क्राइम रिपोर्ट, जो भी क्राइम हुए हैं पूरे इंडिया में, एक रिपोर्ट लेके आती है प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया। ओके, तो गाइज ये 3 रिपोर्ट है जो मैंने प्रोनाउंस की, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मुझे मिला है ये। तो आप ये NCRB कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हो कंपटीशन का, तो ये 3 रिपोर्ट इसके थ्रू जारी की जाती है। आप यहाँ से देख सकते हो डेटा दिया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं जिसमें कि हाईएस्ट रिकॉर्ड, मतलब ये जो मैंने आपको अभी डेटा दिखाया है ना कि इतनी डेथ इन लोगों के बीच में हुई है, स्टूडेंट्स एंड अदर, तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद तमिलनाडु है, 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये 3 स्टेट है जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जो होम मेकर्स है ना, उनका जो रेट हुआ है, मतलब रेट इंक्रीज़ हुआ है सुसाइड में 2019 के कंपेरिजन में, वो 4.8% इंक्रीज़ हुआ है। गाइस महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश जितनी भी 2020 में टोटल डेथ्स हुई है ना, तो उसका 1/3 इन कंट्रीज़ में उसका 1/3 इन स्टेट्स में हुआ है। टोटल अगर देखा जाए पूरे कंट्री को, अगर देखा जाए इन तीन स्टेट्स को छोड़ के, तो पूरी कंट्री में 2019 के कंपैरिजन में 2020 में कितना इंक्रीज देखने को मिला है? 10%। 1968 के और 1982 के बाद में ये चौथी बार है जो इतना ज़्यादा हमें हाई इसमें सुसाइड रेट में देखने को मिला है। किए गए हैं चार्ट, तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, फिर ये सब, तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बस वो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स भी बता दी हैं, एनुअली कितना हुआ है, कब से
इतना पहली बार ये हम लोग को देखने को मिला है कि मतलब ऐसा बोला जाए 53 ईयर्स हो गए हैं, 53 ईयर्स का हाई डेटा आया है। मतलब पिछले 53 सालों में इतना हाई नहीं गया है, इस बार गया है। 1968 में पहली बार इतना हाई गया था, फिर 1982 ऐसे, मतलब ये जो है 4th टाइम हाई गया है सुसाइड रेट। ओके गाइस, तो ये सब आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये सब आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बारे में। गाइस ये आपका ना जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो गाइस आप जो अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 करके अलग अलग कॉपी बनाओ और उसमें जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस में दिए ना, जितने भी टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक्स को अलग अलग नोट डाउन करो और उन टॉपिक्स की जो डेली करंट की न्यूज़ आती है ना, उसको उसमें नोट डाउन करते रहो। क्योंकि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो, जब उसमें आप करंट का भी टॉपिक ऐड कर देते हो ना, तो वो आपके क्वेश्चन को बहुत मतलब एनरिच कर देता है और अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है। तो गाइस ये जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इनके डेथ करने के? तो यहाँ पे कॉजेज़ दिए गए हैं कि पॉवर्टी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ये 2 रीज़न मतलब बिगेस्ट रीज़न बताए गए हैं, ठीक है, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। बट जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद जो मिला है वो तो एम्प्लॉयमेंट का मिल रहा है। बट हाँ, एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसकी जो योग्यता के अनुसार उसको सैलरी मिल रही। गरीबी तब भी हो सकती है। और स्टूडेंट है तो भाई ज़रूरी नहीं कि उसको सारी सुविधाएं मिल रही हों, उसमें भी गरीबी आ सकती है। तो ये 2 फैक्टर हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सुसाइड रेट को बढ़ावा दे रहे हैं। सेकेंड क्या हो सकता है? ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, इलनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स। देखो जब भाई लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली एक साथ रहती, तो कुछ दिन साथ में रहती, कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है, तो कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो और छोटे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी देखते होंगे, मतलब छापे पड़ते रहते हैं ड्रग्स को लेके। 12th तक के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो कोई बीमारी हो गई है उससे परेशान है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। सेकंड रीज़न में ये बताया गया कि ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन एंड इलनेस। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, देखो कोई सुसाइड कब करता है? जब उसका मेंटल बैलेंस सही नहीं रहता है। आप गुस्से में हो तो गुस्से में क्या आपका माइंड सही से वर्क करेगा? नहीं करेगा। आप गुस्से में कोई भी कदम उठाओगे वो गलत ही होता है। तो जब भी आप गुस्सा हो तो उसको थोड़ा काम डाउन करो और जब गुस्सा हल्का हो जाए तब सोचो कि क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटल प्रॉब्लम ही है सुसाइड का रीज़न, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ना कई सारे इनिशिएटिव भी लेके आई है, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेके आई थी 2017 में। ये क्या कर रही थी? ये प्रोवाइड कर रही थी हेल्थ केयर सर्विस जिनको भी मेंटल इलनेस है। ऐसी एक किरण इनिशिएटिव लेके आए थे। ये कौन लेके आई थी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ये इन्होंने भी क्या 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया था कि ताकि जो लोग स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस या डिप्रेशन में है, या जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो लोग बात करके यहाँ पे अपना ये लोग उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हाँ इस तरह का गलत कदम मत उठाओ। तो एक किरण इनिशिएटिव आया था। तो आपको ये सब ना मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे भी प्री में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब चल ही रहा है सुसाइडल केस। तो ये सुसाइड को रोकने के लिए ये सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए किरण किसने लिया है, किस मिनिस्ट्री ने? सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। और ये हो गया। नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया था मनोदर्पण इनिशिएटिव। ये किसके अंडर में लिया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये याद होना चाहिए कि मनोदर्पण इनिशिएटिव क्यों लिया गया था। ये मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए लिया गया था, ठीक है, ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ इलनेस ना हो और सुसाइड से बच सके, ठीक है। और ये किसके अंडर में है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि किस अभियान के अंडर में। तो गाइस ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में है। इसका भी एम क्या था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, टीचर्स को, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो सके। क्योंकि कोविड का टाइम था, सब लोग घर पे बैठे थे, मेंटल हेल्थ तो बिगड़नी थी। हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसके बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको कब सेटअप किया गया था? 1986 में सेटअप किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर में? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। और ये किस एज अ फंक्शन क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है क्राइम एंड क्रिमिनल्स जितने भी कंट्री में हो रहे और इन्वेस्टिगेटर और जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं ना उनको उनकी हेल्प करती, असिस्ट करती है कि हाँ इस सेक्टर में इतना क्राइम रेट चल रहा है, ठीक है। इस यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये सेटअप की गई थी किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 में नेशनल पुलिस कमीशन ने रिकमेंड किया था। और किसने?
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स ने 1985 में रिकमेंड किया गया था, तब जाके इसको 1986 में सेटअप किया गया। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं अपनी डेली की वीडियो में इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर एग्ज़ाम में आता है वो मिस ना हो, ठीक है। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई थी, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और एनसीईआरटी के बारे में भी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। जो मैंने 3 रिपोर्ट बताई हैं उनको भी माइंड में रखिएगा, और इसका काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब सेटअप हुई, किसके अकॉर्डिंग सेटअप हुई, सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है गाइज। तो ये आपका कंप्लीट होता है। इस नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हो वर्ल्ड पेज से, रसिया के रिगार्डिंग। रसिया यूक्रेन में, आप लोगों को पता है रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बीच में यूएस लगा हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो इसमें हम लोग पूरा समझेंगे कि आर्टिकल में क्या दिया है, क्या इशू चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, रसिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रसिया एंड यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसके बीच में आ गया है यूएस, जिसकी वजह से रसिया और यूएस के बीच में टेंशन काफ़ी हाई हो गई है। अभी यूएस ने किया क्या है, यूएस ने ना यूक्रेन कंट्री में अपनी ट्रूप को डिप्लॉय कर दिया है। तो उसके लिए जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, इन्होंने ना मंगलवार को वार्निंग दी है नाटो ग्रुप को। अब ये नाटो ग्रुप क्या है मैं भी आपको बताऊंगी। तो नाटो ग्रुप्स के थ्रू उन्होंने डिप्लॉय किए ट्रूप्स, तो उसको वार्निंग दी है कि अपने जो आपने नाटो ग्रुप के ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं यूक्रेन में, तो मतलब इस तरीके की वार्निंग दी कि इसको डिप्लॉय ना करें, अदरवाइज रसिया की तरफ से भी ट्रिगर हो सकता है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ऐसा पुतिन साहब ने बोला है यहाँ पे। तो अब गाइस एक्चुअली ये जो रसिया और यूक्रेन का मैटर है ना, ये बहुत पुराना मैटर है, कोल्ड वार से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना मैटर है। हो क्या रहा था, जो यूक्रेन है ना उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंस था, ठीक है। एक तो है यूरोपियन यूनियन और एक तरफ है रसिया, ठीक है। तो इस यूक्रेन के अंदर कुछ लोग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी जो यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट कर रही थी, कुछ थी जो रसिया को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, जो रसिया के साथ जाना चाहती थी ट्रेड वगैरह में, बट कुछ यूरोपियन यूनियन। तो इसी के चलते यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा मतलब प्रोसेस है, इसको अगर समझाने बैठूंगी तो 15 मिनट चले जाएंगे। अगर आप लोग समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखो कि इसे बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है, और यूक्रेन और रसिया के बीच में ये जो इस तरह का मतलब बीच में यूएस आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसी के चक्कर में यूएस बीच में आ गया। तो रसिया को थोड़ा सा अपना ट्रेड वगैरह के लिए डर था, तो इसने क्या किया, इसी के चक्कर में क्रोशिया को क्या किया, इसने क्रोशिया को अपने कब्जे में ले लिया, एनेक्सेशन कर लिया क्रोशिया का। तो क्रोशिया का जब इसने एनेक्सेशन किया रसिया ने, तो जो G7, अब आप सुनते हो ना G7 कंट्रीज, तो पहले G8 था, उसमें रसिया भी था। तो क्रोशिया को जब रसिया ने ले लिया तो इसमें से रसिया को बाहर कर दिया, अब ये G7 हो गया। तो क्रोशिया को क्यों लिया, क्योंकि रसिया को कहीं ना कहीं डर था अपनी ट्रेडिंग वगैरह को लेके, क्योंकि इसका एक बंदरगाह था जो यूक्रेन और रसिया के पास में एजोब सी की तरफ पड़ता था, तो ब्लैक सी के आसपास। तो इस वजह से क्रोशिया को इसने अपने अंडर में ले लिया ताकि एक सेफ गार्ड इसको मिल सके। अब इसी की वजह से अब क्रोशिया एनेक्स कर लिया है रसिया ने, और यूएस और रसिया के बीच में जो टेंशन है काफ़ी हाई हो गई है, और यूएस क्या कर रहा है, यूक्रेन को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो नाटो का जो ईस्ट वर्ल्ड यानी रसिया इस साइड पड़ता है ना, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन इधर है, तो ये ईस्ट साइड हो गई। तो जो नाटो ईस्ट साइड अपना एक्सपेंशन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मॉस्को की इंटरनल सिक्योरिटी को भी क्या हो रहा है, थ्रेट पहुंच रहा है। इस तरीके का स्टेटमेंट पुतिन साहब दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है पुतिन साहब ने, इन्होंने बोला है कि जो नाटो है ना वो यूक्रेन की टेरिटरी में मिसाइल को डिप्लॉय कर सकता है, जो कि कैपेबल हो सकती है रसिया के सेंटर में पहुंचने इन जस्ट 5 मिनट्स। तो एक तरीके से इसकी सिक्योरिटी को खतरा है। ये कहना है कि इस तरह के जो ये थ्रेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये एक तरीके की रेड लाइन दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। तो जैसे कि इस आर्टिकल की हेडिंग भी है, इस तरीके से ग्रो होता रहा, डेवलपिंग हाइपरसोनिक वेपन्स अगर डेवलप करेंगे तो ये थ्रेट कंटिन्यू थ्रेट क्या होगा, ग्रो होगा। तो मॉस्को को भी क्या करना पड़ेगा, इसको काउंटर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल की बात आ रही है, जैसा कि नाटो क्या कर रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी में हाइपरसोनिक मिसाइल ये वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है, जिसकी वजह से रसिया के मॉस्को वगैरह रसिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो रसिया भी क्या कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल बोल रहा है कि जब इस तरीके का वेपन्स वो लोग यूज़ करेंगे तो हमें भी कुछ इस तरीके का काउंटर पार्ट लाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इनके यहाँ भी नेक्स्ट ईयर में क्या एक हाइपरसोनिक मिसाइल को ये भी अपनी नेवी में
इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वहाँ से 5 मिनट्स के अंतराल में ये रसिया पे क्या कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। सेम एज़ ये लोग भी हाइपरसोनिक मिसाइल को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, जो कि यूक्रेन में ड्यूरिंग इक्वल टाइम क्या करेगा, ये भी इधर से काउंटर पार्ट मतलब अपना जो है रिग्रेशन दिखा सकते हैं। इस मिसाइल को पुतिन साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं डिप्लॉय करने का, तो इसका नाम है जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये कैपेबल है फ्लाइंग एट 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, आप जानते हो साउंड की स्पीड कितनी तेज होती है, उससे भी ज़्यादा 9 टाइम्स ज़्यादा है। तो मिला के इस आर्टिकल में यही दिया गया है कि यूएस उधर से अपना ये ट्रूप लगा रहा है, रसिया भी बोल रहा है कि अगर वो करेंगे तो हम भी अपने यहाँ से अपना न्यूक्लियर वेपन निकाल देंगे, अपना हाइपरसोनिक मिसाइल लगा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इनके झगड़े की बात हो रही है कि वो कौन सा वेपन यूज़ करने की बात कर रहे हैं और रिटेलिएट में ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये मैटर काफ़ी पुराना है कॉन्फ्लिक्ट का। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा ओवरव्यू बताने वाली हूँ कि नाटो क्या मतलब नाटो क्या है। तो गाइस ये जो नाटो है ना, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको कब फॉर्म किया गया था, ये इस्टेब्लिश की गई थी बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो नाटो है वो किस ट्रीटी के थ्रू फॉर्म किया गया है, वॉशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। कब, 1949 में, तब कोल्ड वार चल रहा था, तब टाइम की बात है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जो यूरोपियन, आप लोगों ने मैप, ग्लोबल मैप देखा होगा, यूरोपियन नेशन है, तो वेस्टर्न साइड के यूरोपियन नेशंस के थ्रू ये इसको फॉर्म किया गया था। क्या करने के लिए, सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन समझते हो, सोवियत यूनियन क्या है, जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो आजकल रसिया है ना, इसमें से 13 से 14 स्टेट क्या हुए, निकल गई हैं और उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कंट्री बन गए हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नाटो को फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स, बेल्जियम में। अब इसका गोल क्या है, इसका गोल क्या है कि ये एक तरीके से मेंटेन करे डेमोक्रेटिक पीस इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। थोड़ा सा देख लेते हैं नाटो और रसिया के बीच में क्या टेंशन चल रहा है। तो जो टेंशन है ना रसिया के साथ नाटो की, ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो नाटो है ना वो एक्सपेंड करता जा रहा है अपने आप को ईस्टवर्ड, यानी रसिया की तरफ अपना जो इन्फ्लुएंस है वो जमाता जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि रसिया को टेंशन हो रही है, ठीक है, अपने सिक्योरिटी थ्रेट को लेके। अभी नाटो क्या करना चाह रहा है, ये मतलब इस तरह की कोशिश कर रहा है कि जो यूक्रेन है, जॉर्जिया है, मोल्डोवो है, इसको नाटो अम्ब्रेला के अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। और किसके अगेंस्ट ले जाने की कोशिश कर रहा है, रसिया, ताकि ये रसिया के अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके का, इस वजह से क्या रसिया और नाटो के बीच में इस तरह का टेंशन है। ये एक तरीके से यूएस नाटो का सदस्य मतलब नाटो का फाउंडर मेंबर है, तो इसमें क्या, इस वजह से यूएस और रसिया के बीच में भी काफ़ी टेंशन्स रहती हैं, ठीक है। और रसिया को काफ़ी जगह के लिए उसने बैन भी कर रखा है। जैसे हम लोग ने S-400 मिसाइल मंगाई थी, तो क्या बोला जा रहा था कि इंडिया को भी बैन किया जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब कोई उनके साथ ट्रेड ना करे रसिया के साथ, तो इस तरीके की ये ग्लोबल वॉर चलती रहती है। तो यहाँ पे कि मैंने बताया रसिया ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। उसके बाद नाटो क्या बोल रहा है कि इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर को ब्रेक किया है। तो ये इस तरीके का इन लोगों के बीच में पंगा चल रहा है। यहाँ पे बस इतना ही था। और अगर आप रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट डिटेल में जानना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन कर दो, अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं। ये आपका वर्ल्ड पेज से है। यूके ने क्या बोला है कि यूके के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को क्या बोलते हैं वहाँ पे, MI6 बोलते हैं यूके में, ठीक है। कि MI6 की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि यूके को, यूनाइटेड किंगडम को जो उनको खतरा है, टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी है उसमें, चाइना, रसिया और ईरान, यानी इन 3 कंट्रीज से यूके को सबसे ज़्यादा खतरा है, ऐसा यूके की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, उनका कहना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो एवरीवन नो कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने जो भी मसल्स क्या कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ा रहा है, चाहे वो इंडियन ओशियंस हो, हर तरफ अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एक तरीके से ये क्या बोल रहे हैं कि एक बिग थ्रेट है ब्रिटेन के लिए और इस जो भी इसके एलाइज़ हैं, जो भी इसकी एलाइज कंट्रीज़ हैं। तो कहना क्या है कि जो बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, अगर बीजिंग मतलब कैलकुलेशन, यानी इन सब कंट्रीज़ के बीच में अगर चाइना अपने ही तरीके से चलता रहा, अपने ही तरीके से अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करता रहा, जैसे ताइवान में काफ़ी वो ताइवान को अपने कैप्चर करना चाहता है, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से क्या बोल रहे हैं ये यूके की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस क्या बोल रही है कि एक तरीके से ये जो है ना, ये लीड कर सकती है वॉर को,
और क्या इन्होंने बोला है कि जैसे चाइना हो गया है ना, रसिया हो गया, ईरान हो गया, और एक इन्होंने ले लिया है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप। तो ये 4 लोग हो गए, तो इनको बोला है बिग 4। तो आप ये ना माइंड में रखिएगा, कभी कभी टर्म पूछ लेता है कि बिग 4 न्यूज़ में था तो इससे आप क्या समझते हो, तो कई सारे ऑप्शंस दे देगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि बिग 4 किसकी बात की जा रही है, क्योंकि देखो 3 तो कंट्री हैं और एक इंटरनेशनल टेररिज्म इसमें बात की गई है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहा करो जब मैं बताती हूँ। तो ये बिग 4 यानी कि यहाँ पे ब्रिटेन यानी यूके ने बोला है कि ये जो बिग 4 है यानी चाइना, रसिया, ईरान एंड इंटरनेशनल टेररिज्म सिक्योरिटी इशूज़ पैदा कर रहे हैं ब्रिटेन के लिए। चाइना, रसिया, ईरान और इंटरनेशनल टेररिज्म, ये बिग 4 एक ग्रुप बना लेंगे। और फिर क्या होगा, जिस तरीके से चाइना अपने आप को अपना एक्सपेंडिंग कर रहा है, हर तरफ चारों तरफ फैल रहा है और भी किसी की नहीं सुन रहा है ना। रसिया तो अपना लिमिट में, बट रसिया भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, वर्ल्ड को एक अनस्टेबल स्टेट में ला सकती हैं। चाइना है ना, चाइना क्या कर रहा है, एस्पियोनाइज मतलब एक जासूसी कर रहा है, जासूसी ऑपरेशन कर रहा है अगेंस्ट यूके, और यूके की जितनी भी एलाइज कंट्री है वहाँ पे अपना मतलब एक ऑपरेशन चला रखा है, जासूसी ऑपरेशन, मतलब एक तरीके से नज़र बनाए रखा है। ये क्या यूके का कहना है कि ये सब चीज़ें, इस तरीके के ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट मतलब पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उनकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एक पॉलिसीज़ हैं उन पे भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा यूके का। अगर आप किसी कंट्री के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करेंगे थ्रू द एस्पियोनाइज या अदर वे में, तो क्या होगा, वहाँ की जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी अनस्टेबल हो जाएगी और पब्लिक को भी काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जी है कि अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा करने के लिए ताइवान का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि ये फोर्सफुली रिजॉल्व करना चाहता है, ना कि बातचीत से, ये फोर्स यूज़ करके उसको ताइवान को कैप्चर करना चाहता है। तो एक तरीके से ये भी एक सीरियस चैलेंज है ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेके और पीस को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी तरफ कभी भी अगर लड़ाई होती किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ में कहीं भी, तो क्या होता है, वर्ल्ड क्या हो जाता है, 2 या 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ग्रुप बन जाते हैं। तो एक ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि कहीं भी एक भी जगह सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आया, ट्रेड में, इकोनॉमिक में, तो क्या हो, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को वो झेलना पड़ता है। तो यहीं पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजिंग इस तरीके का अपना रवैया अपनाएगा, ताइवान को कैप्चर करेगा बाय फोर्स, तो ये एक तरीके का सीरियस चैलेंज थ्रेट हो जाएगा किसके लिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी और पीस के लिए। रसिया के लिए क्या बोल रहे हैं, ये उसको भी क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है किलिंग अटैम्प्ट्स, मतलब ऐसा कुछ यूके में, इंग्लैंड में हुआ होगा 2018 में कि कुछ स्पाइंग की गई होगी, तो उसके थ्रू वहाँ पे कुछ मतलब पॉइजनिंग वगैरह दे के, मतलब कुछ किलिंग अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। कुछ इशू बता रहे हैं कि रसिया भी एक तरीके से उनकी कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। साइबर अटैक आप जानते हो, किसी कोई भी, जैसे साइबर अटैक का मतलब आप सभी समझते हो, जैसे वहाँ की भी कोई भी बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, उस पर अटैक कर दिया, साइबर अटैक, तो वहाँ की क्या होगी, डिटेल्स रसिया को पता चल जाएगी, तो साइबर अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे इस तरीके से यूके के स्टेटमेंट आए हैं चाइना, रसिया और ईरान को लेके। ईरान के बारे में तो यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नो अबाउट ईरान। अगर बाकी किसी और टॉपिक में आएगा तो मैं ईरान बता दूंगी यहाँ पे। तो चाइना और रसिया को लेके कैसे थ्रेट है यूके को, ये आपको समझ में आ गया, और MI6 क्या ये भी। और यहाँ से बिग 4 आप याद रखिएगा कि ये बिग 4 क्या है, ठीक है गाइस। तो ये बिग 4 एक टर्म है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है यूके की तरफ से, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। और थोड़ा सा हम लोग ईरान देख लेते हैं मैप में। ये आप देख रहे हो ईरान। अब मैं ये यहाँ पे मैप में क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ईरान के पास में ना स्ट्रेट भी काफ़ी है, और यहाँ पे मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ईरान के पास से ज्योग्राफी लेवल पे। तो गाइस ईरान के बारे में स्पेशली इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ईरान के आसपास ये यहाँ पे आपको मैंने बताई भी थी, ये कौन सी स्टेट है आप मुझे बताओ, और एक ये स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है ये भी आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये कौन सी गल्फ़ है, और ये क्या है, ये किसको कनेक्ट करती है स्टेट, और किस कंट्रीज़ को ये सेपरेट करती है एज सेम एज ईयर, ये कौन सा वाटर बॉडी है, और ये किस वाटर बॉडी से ये स्टेट कनेक्ट करती है, और किन 2 कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी ईरान से ये सारी चीज़ें रिलेटेड बता चुकी हूँ, और चाहूँ तो मैं अभी यहाँ पे बता सकती हूँ, बट
थोड़ा सा वर्क आप भी करो, थोड़ा सा मैप वर्क आपको भी करना चाहिए। तो आप आज ना आप ये करो, ईरान के आसपास की लोकेशन देखो मैप में जाके, और कौन सा यहाँ पे ये कौन सी स्टेट है ये भी देखो, और मुझे को कमेंट करो। ठीक, टॉपिक हम चलते हैं, ये भी वर्ल्ड पेज से है, युगांडा के रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्या क्या है, युगांडो ने एयर स्ट्राइक की है, किसको टारगेट किया, रिबेल्स ग्रुप को। कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। कॉन्गो एक कंट्री है, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे रिबेल ग्रुप है, तो उसके अगेंस्ट युगांडा ने एक एयर स्ट्राइक की है। तो यहाँ पे बस उसी के बारे में दिया गया है कि एयर स्ट्राइक हुई है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्गो को भी देखेंगे और युगांडा को भी देखेंगे, कॉन्गो को भी देखेंगे, युगांडा को भी देखेंगे। गाइस ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, मैं फिर से दिखा देती हूँ रोल आउट करके। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका ये रहा कॉन्गो। ओके गाइस, तो कॉन्गो यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और गाइस क्या है, ये जो कॉन्गो है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन अफ्रीका में। और गाइस इसकी देखो आप नेबरिंग, इसको ही बोलेगा आपसे कि क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, तो नहीं, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटा सा इसका पोर्शन देख सकते हो कि ये ओशियन की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, आ जाता है ऑप्शन। अब इसके नेबरहुड कंट्रीज़ आप देख लो, कौन कौन सी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं। इधर तंजानिया है, अंगोला है, साउथ सूडान है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, इधर रवांडा है, और ये रहा युगांडा। ठीक है, युगांडा ने क्या किया, इस पे एयर स्ट्राइक की है। तो ये युगांडा को आप देख सकते हो यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे एक आपको वाटर बॉडी दिख रही होगी, ठीक, तो ये वाटर बॉडी कौन सी, आप चलो मैं ही बता देती हूँ। तो गाइस ये जो युगांडा है ना, तो युगांडा के पास में आपको क्या मिलेगा, लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया के आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेक विक्टोरिया कहाँ पे। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सेंट्रल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हो गई, युगांडा हो गई, इधर से केन्या हो गई। ओके गाइस, तो अब लेक विक्टोरिया के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करना, पढ़ना कि लेक विक्टोरिया क्या है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो इंडिया का 5G को लेके सब्सक्रिप्शन हो रहा है ना, वो 500 मिलियन पहुंच जाएगा कब, 2027 तक। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हमें 4G भी सही से नहीं मिल रहा है, बट ऐसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब 5G को क्या बोल रहे हैं, 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस। तो गाइज़ यहाँ से हम ना 5G टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो गाइस ये जो 5G टेक्नोलॉजी आपके GS पेपर 3 IT एंड कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाती है, साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, ये टॉपिक है GS पेपर 3 में। इससे रिलेट कर सकते हैं आप इस टॉपिक को, ठीक है, 5G को। फीचर्स देख लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के। तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, जो 5G नेटवर्क है विल ऑपरेट इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे आप माइंड में रखिएगा, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के करीब। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप सेंड कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होगी, और इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस भी क्रिएट नहीं होगा, जो सराउंडिंग सिग्नल्स होते हैं, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसकी इंटरनेट स्पीड होगी वो हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5G इंटरनेट स्पीड हैव बीन टेस्टेड टू एज अ हाई एज 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू द मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 4G की कितनी रिकॉर्ड की गई है, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो 1 से डायरेक्ट हम किस पे छलांग, 20 गुना, यानी 20 Gbps चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी तेज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे, ये आप माइंड में रखिएगा। डाउनलोड लिंक होता है या अपलोड लिंक होता है, उसके लिए क्या बोला गया है, जैसे डाउनलोड लिंक पे कितना वर्क करेगा, 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड, एंड अपलोड पे 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। जो बैंड होता है, बैंड्स आप समझते हो, जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है तो बैंड्स के थ्रू होती है। तो जो 5G है ना, ये इस मेनली 3 बैंड्स इसमें फ्रिक्वेंसी में डिवाइड किया गया है, एक तो लो, एक मिड, एक हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और इनके अपने अपने यूज़ होंगे, अपने अपने लिमिटेशंस होंगे। आपका जो लो बैंड स्पेक्ट्रम होगा, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी बताई जा रही है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होगा, इट ऑफर्स हायर स्पीड कंपेयर टू द लो बैंड, यानी लो बैंड से ज़्यादा स्पीड ये ऑफर करेगा।
बट हैज़ कुछ लिमिटेशंस भी होंगी कुछ एरिया को कवरेज करने के लिए, कहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं इसके सिग्नल्स, कहाँ पे नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पज़ ऑफ नेशंस। हाई बैंड स्पेक्ट्रम, इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी, ये जितने भी ऑल थ्री हैं सब में ज़्यादा हाई स्पीड इसी की होगी एज़ पर द नेम, आप नाम से ही समझ सकते हो। और इसमें भी क्या होगा, लिमिटेड कवरेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो जो आम जनता को यूज़ करने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, लो बैंड स्पेक्ट्रम। अब थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं। इंडिया में तो पता चल गया कि भाई 2027 तक कितना हो जाएगा, तो ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ग्लोबल लेवल पे जो टेलीकॉम कंपनीज़ है उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टेड कर दिया है 5G नेटवर्क को बिल्ड करना एंड रोलिंग आउट करना अपने कस्टमर्स को अपनी कंट्रीज़ में। ये 50 US में ना, यूनाइटेड स्टेट में 5G डिप्लॉय हो चुका है इन 50 सिटीज़, यानी 50 शहरों में यूनाइटेड स्टेट में लोग 5G यूज़ कर रहे हैं। साउथ कोरिया में गाइस 85 शहरों में 5G रोल आउट कर दिया गया है। अभी जो है चाइना और जापान में ये ट्रायल बेसिस पे, अभी चाइना इस मामले में पीछे रह गया पता नहीं कैसे, बाकी तो सब में आगे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5G अभी रोल आउट होना बाकी है। तो गाइस ये थी डिटेल्स 5G के बारे में। गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरा भी नया चैनल है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो गाइस आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।